वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज का जो परसेंटेज चैप्टर में हम लोग परसेंटेज का बेसिक चीज़ के बारे में जानेंगे। ये जो परसेंटेज चैप्टर होगा वो आपको जितने भी चैप्टर होते हैं सभी चैप्टर में इस परसेंटेज चैप्टर का यूज होगा, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग पहले बेसिक से अच्छे से इस चैप्टर को कवर करेंगे ताकि आगे जो भी चैप्टर आएगा उसमें हमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत, प्रति मतलब प्रति और शत मतलब 100, यानी प्रति 100 में जो वैल्यू निकाला जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। यानी जैसे हम लोग अगर हम बात करें, बोला जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या रखें, 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है? 5 किलोमीटर जा रहा है। तो उसी तरह प्रतिशत, यानी यहाँ पे 1 घंटा में हम लोग तुलना कर रहे हैं ना, उसी तरह प्रतिशत में हमें 100 में तुलना किया जाता है कि यानी ये 100 में कितना हो रहा है, यानी प्रतिशत जो होता है वो 100 में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये 10% का, यानी 10% क्या होगा? यानी 10% का अर्थ क्या हो गया? यानी ये जो 10 वस्तु है, यानी ये जो 10 सामान है वो कितना में है? 100 में है, ठीक है। 10% का मतलब क्या होगा? ये जो 10 है वो कितना में है? 100 में है। तो इसको हम लोग 10/100 लिख सकते हैं और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो हम क्या लिख सकते हैं? उसको 1/10, यानी जो प्रतिशत वैल्यू होगा 10%, उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। जैसे अगर हम 20% का बात करें, 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 वस्तु है कितना में? 100 में। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? यानी प्रति 100 में जो सामान की मात्रा होती है उसी को हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। तो यहाँ पे 20 से काटेंगे तो ये 1 बार में, और 20 से ये 5 बार में, यानी 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि जो परसेंटेज अगर हमें हटाना रहेगा परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे? नीचे में हम 100 से भाग दे देंगे। अगर हमें बात करें 25% का, 25%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 25/100, यानी 1/, यानी 25 से काटेंगे तो 25 से ये 1 बार में और 25 से ये 4 बार में, यानी 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो अगर हमें कहीं भी यूज करना रहेगा तो हम लोग प्रतिशत वैल्यू नहीं लेकर उसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे। जैसे 20% अगर जहाँ वैल्यू लिखा रहेगा 20%, तो वहाँ पे हम उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आता है, तो हम 1/5 का यूज करेंगे। इससे क्या होगा? अगर छोटा छोटा सवाल में इसमें हमें समय का बचत हो जाएगा। जैसे अगर हमें 30% का बात करें तो 30% का मतलब क्या होगा? 30/100, यानी 3/10, यानी अगर कहीं भी 30% लिखा मिले तो हम उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं? 3/10 लिख सकते हैं। देखिए ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक क्वेश्चन देखा जाए तो पिछले ईयर जो आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ था रेलवे में, उसमें एक क्वेश्चन था कि x का 20% का 66.66% का 5/4 भाग जो है वो दिया गया था 200। तो इसमें पूछा जा रहा था x बराबर वाट, ठीक है। इस तरह के सवाल में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती करके आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट बनाए भी नहीं है इस तरह के सवाल में। वो फंसे कहाँ पे? तो ये फंसे हैं 66.66% के पे। तो देखिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। जैसे अगर हमें कहीं भी 33.33% लिखा रहे हैं, 33.33% लिखा रहे हैं, तो इस 33.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए ये जो फ्रैक्शन होता है ना वो 100/3 का ये फ्रैक्शन है, यानी 33.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100/3%। यानी अगर हम 100 में 3 से भाग देंगे तो ये 33 बार में कट जाएगा, 99, तो यानी ये 1 बचेगा, फिर यहाँ पे कट जाएगा, फिर 0 उतरेगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा, फिर अगर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 9, फिर 1 उतरेगा, फिर पॉइंट के कारण 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 बार में लगाएंगे 9, तो ये 1 आते रहेगा और 0 बढ़ते रहेगा और ये 3 लिखाते रहेगा। तो उसी को यानी 33.3333 ये कंटिन्यूस आते रहेगा, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म हमें 33.33 लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि कट जाता था। क्यों कट जाता था? क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो वो पूरी तरीके से कट सकता है। यानी जैसे कहने का मतलब है, अगर
5/12 का बात करें, ये पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 के अलावा 3 भी आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वो पूरी तरीके से नहीं कट पाएगा। यानी ये 3 के कारण ये डेसिमल के बाद जो है वो रेकरिंग आते रह जाता है। तो इसीलिए अगर आपको कहीं भी 33.33% दिखे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100/3%। यानी 100/3 अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो ये 00 नीचे आ जाएगा। प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 00 यानी 100 से भाग देते हैं, ये जो 00 कट जाएगा तो यानी 1/3 आ जाएगा। यानी 33.33% अगर कहीं पे लिखा रहेगा तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, 1/3 यूज करेंगे। ठीक है। अगर कहीं पे भी 16.67% यूज लिखा रहे हैं, 16.67%, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये 16 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 16 × 48, यानी कौन सा ये 100 मतलब जो 10 से गुणक होता है ना, 10 का गुणज, तो किस 10 के गुणज वाले स्थान के आसपास जा रहे हैं, यानी 16 × 48 यानी 50 के आसपास जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 50/3% ये होगा। अगर हम 3 से 50 में भाग देंगे तो यानी 16 बार में कट जाएगा, यानी 16 × 48, फिर ये कितना आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट देकर यहाँ पे 0 दे देंगे, तो फिर 6 बार में लगेगा तो 18, फिर 2 उतरेगा, फिर 6 बार में लगेगा तो 0 उतार के 18, फिर 2 उतरेगा, पॉइंट के कारण फिर 0 आएगा, तो यानी 6 बार में लगेगा 18, यानी ये 6 आते रहेगा। तो हम आगे के संख्या को ब्रेक करने के लिए अगर ये संख्या 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 67 इसका यूज कर सकते हैं। अगर 16.67% कहीं पे लिखा रहे तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा 50/3%, यानी 50/300, यानी 1/6, यानी जो 16.67% अगर कहीं पे लिखा रहे तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो 1/6 हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी 66.66 या फिर 66.67 ये दोनों में से कोई प्रतिशत लिखा मिल सकता है, ये लिखा रही ये दोनों, तो इस दोनों का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 66 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×18 19, यानी 198 के अप्रॉक्स जा रहा है। तो 198 किसके अप्रॉक्स है, 200 के, यानी ये जो होगा संख्या वो 200/3% हम इसको लिख सकते हैं। 66.66 को हम क्या लिख सकते हैं, 200/3। अगर इस प्रतिशत को हटाएंगे, ये प्रतिशत को 00 नीचे आएगा, यानी ये 00 से 00 कटेगा, यानी 2/3 आ गया, यानी 66.66% या 66.67% अगर कहीं पे लिखा रहे हैं तो जो उसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 2/3। जैसे अगर कहीं पे 133.33% लिखा रहे हैं, 133.33, तो अगर हम इसको 3 से गुना करते हैं तो ये कितना जाएगा, 3 × 3 = 13 39, यानी 399 के अप्रॉक्स जा रहा है। तो यानी अगर 399 जा रहा है तो इसका मतलब ये जो संख्या होगा वो 400/3% होगा। और प्रतिशत को हटाएंगे तो 00 नीचे, यानी 100 से भाग देना पड़ेगा, ये 00 से ये 00 कट जाएगा, यानी 4/3 आ जाएगा। यानी 133.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 4/3% हो जाएगा। अगर ये चीज़ हमें पता रहता तो हम आगे वाले सवाल को बना सकते थे। जैसे अगर x का 20% दिया गया तो 20% क्या लिख सकते हैं, 1/5, यानी 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या आ गया था, 1/5 था, तो यानी हमें 20% के बदले 1/5 लिखेंगे। और 66.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आया था वो कितना आया था, 2/3 आया था। जैसे 66.66% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो ये 2/3 था। अगर ये याद नहीं भी रहता तो हम ये 66 को 3 से गुना करते हैं, यानी 6×18 के 19, यानी 198, यानी 200 के अप्रॉक्स में जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 200/300, यानी 00 से 00 कट के, यानी 2/3। ये 66.66% को 2/3 लिख सकते हैं, गुने 5/4 बराबर कितना, 200। अब देखिए ईजी भी बन जाएगा सवाल, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 से 2 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12, यानी 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का भी यानी ये जो बताया गया इसका भी यूज होगा, और इसका यूज कहाँ होगा वो हम लोग देख चुके हैं, और आगे भी जहाँ यूज होगा हम लोग आगे भी देखेंगे। अब हम आते हैं वृद्धि का बात करें अगर, तब हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि। ठीक है, अगर बोला जाए कि 10% का वृद्धि, 10% का वृद्धि,
तो अगर 10% का वृद्धि बोला जाए इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, वो संख्या, जैसे 10% को हम किलो क्या लिख सकते हैं, 10/100, यानी 100 में अगर हम 10 का वृद्धि करेंगे तो वो संख्या कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, कितना में, 100 में, यानी वो संख्या कितना हो जाएगा, 11/10, यानी 10% का अगर वृद्धि बोला जाए तो ये 11/10 हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 11/10 हो जाएगा। जैसे अगर 20% का वृद्धि बोला जाए, 20% का वृद्धि, तो आप कुछ नहीं करना है, जैसे 100 में 20 जोड़ देना है तो 120 हो जाएगा, तो हमें 120% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। अगर हम 20 से काटेंगे तो 6 बार में, 20 से काटेंगे तो 5 बार में। अगर कहीं पे भी 20% वृद्धि का बात करें तो हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू 6/5 यूज करेंगे। अगर 30% वृद्धि का बात करें, 30% वृद्धि, तो अगर हम 100 में 30 को 100% में अगर हम 30% वृद्धि करेंगे तो 130% हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 130/100, प्रतिशत को हटाएंगे डबल जीरो नीचे, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी ये जो वैल्यू होगा वो 13/10 हो जाएगा। उसी तरह से अगर जितना प्रतिशत का वृद्धि बोलेगा वो हम क्या करेंगे, 100 में उतना ऐड कर देंगे। अगर यही कमी का बात करता, अगर कमी का बात करता, तो अगर मान चले 10% का कमी बोला जाता तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 10% का कमी का मतलब कि 100 में 10 का कमी हो गया तो 90 बचा, यानी 90% बच जाएगा। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर 100% में हम 10% कमी कर रहे हैं तो 90% बचेगा, तो 90% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 9/10 हो जाएगा। अगर कहीं भी 10% का कमी बोले तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 100 में 10 घटा देंगे। अगर 20% का कमी बोले, 20% कमी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 में 20% कमी करेंगे तो 80% बचेगा, और 80% क्या लिख सकते हैं, 80/100, यानी 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, यानी 4/5 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें 40% का कमी बोले, तो अगर हम 100 में 40 का कमी करेंगे तो 60% बच जाएगा, तो 60% को क्या लिख सकते हैं, 60/100, यानी 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, यानी 3/5 इसको लिख सकते हैं। ये तो कॉमन चीज़ हुआ, ये तो इजी भी हम कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको बोला जाए कि 33.33% का कमी बोला जाए, तब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। अगर हमें 33.33% का कमी करना है तब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का सवाल जब भी है 33.33.66, तो कुछ नहीं करना, इसको 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 99, यानी 99 किसके अप्रॉक्स में, 100 के अप्रॉक्स में, यानी इसका मतलब ये 100/3% होगा। 33.33% 100/3, यानी 00% को डबल जीरो कट गया, यानी 1/3 ये होगा। 33.33 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/3। यहाँ पे कमी बोला जा रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा कि 3 में अगर हम 1 का कमी करेंगे तो ये 3 में कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर हम 3 में 1 का कमी करेंगे तो 3 में कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी 2/3 33.33 कमी का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। अगर हम यहीं पे बोलें कि 66.66% या 66.67% का कमी, 66.67% कमी, तो 66.67% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाले थे वो क्या था, 2/3 था फ्रैक्शन वैल्यू उसका 66.67। अगर हम कमी का बात करें, यानी 3 में अगर 2 का कमी हो रहा है तो कितना बच रहा है, 3 में 1 बच रहा है, यानी 2/3। अगर 3 में 2 का कमी हो रहा है तो 3 में कितना बच रहा है, यानी 1/3, यानी 66.67% कमी का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि अगर प्रतिशत में वृद्धि करना होगा तो कैसे करेंगे, कमी करना होगा तो कैसे करेंगे, और ये पॉइंट वाला सवाल आएगा अगर, तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ देख लिए। अब हम कुछ सवाल के माध्यम से प्रतिशत को समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल जो है वो 3.1/2 कितने प्रतिशत के बराबर है। अगर हम इसको लिखेंगे तो 3 × 6 + 1 7/2, 7/2 कितने प्रतिशत के बराबर है। जैसे हम लोग प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, 100 से भाग करते थे, उसी तरह प्रतिशत लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। यानी प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, 100 से भाग करते थे, और प्रतिशत लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे।
100 से गुना करेंगे। तो अगर 7/2 कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी प्रतिशत लाना है, तो हम 100 से गुना करेंगे। तो 2 से ये 50 बार में, तो 7 पंचे 35, यानी 350%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे ये सवाल देखें, 4 दूना 8, एक 9/2 कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी प्रतिशत लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये 2 से कितने बार में कटेगा, 50 बार में, और 50 को 9 से गुना करेंगे तो 450, यानी ये जो है 450% के बराबर होगा। ठीक है, बाकी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5/4% को दशमलव में बदले या फ्रैक्शन में बदले, यानी इसका मतलब दशमलव बदलना है तो प्रतिशत को हटाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े हैं कि जब प्रतिशत को हटाना रहेगा तो हम लोग 100 से भाग देंगे, और प्रतिशत को लाना रहेगा तो हम लोग 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे प्रतिशत हटाना है और दशमलव में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 4 से यानी 00 से भागा दे देंगे, यानी 100 से भागा दे देंगे, तो 5/400 आ जाएगा। या फिर हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे इसको, जैसे 5/4% है ना, तो 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 से अगर हम भागा देंगे तो 1.25 ये आएगा, यानी ये 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.25%। अगर हमें प्रतिशत को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से उसको डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो दशमलव है 2 अंक आगे जाएगा, और दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो इसका मतलब हम 1 0 यहाँ देकर और ये दशमलव को 2 अंक इस साइड खिसका देंगे, यानी 0.0125, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो जब भी दशमलव को हटाना रहेगा, प्रतिशत को हटाना रहेगा तो 100 से भाग देंगे, प्रतिशत लाना रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। जैसे अब ये 3/4% को दशमलव में बदले, तो 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 4 7 28, यानी 0.75%। ये 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.75%। और हमें क्या करना है, प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। ये प्रतिशत को अगर हम हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, अगर 100 से भाग देंगे तो ये जो दशमलव है वो 2 अंक इधर खिसकेगा, यानी 0.0075 इसका जो होगा राइट आंसर होगा। बाकी ये 4 और 5 नंबर खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या बोला जाए, यदि P को 10 से घटाते हैं तो ये इसका 75%। कहने का मतलब P में अगर हम 10 घटाते हैं तो यह जो है इसका, यानी P जो अपने आप का 75% हो जाता है। यानी जब हम P में 10 घटाएं तब जो P है वो अपने आप का 75% हो जाता है। पहले हम लोग बेसिक से देखेंगे और इसका शॉर्टकट हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। तो 25 से ये 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, ये 3/4P आया, और इधर आके माइनस, यानी P माइनस 3/4P बराबर ये -10 उधर जाएगा तो +10, यानी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1/4P बराबर 10, तो P बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी ये इसका बेसिक चीज़ हुआ 40। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, अगर इस तरह का सवाल आता है, एसएससी में पूछे भी जा चुके हैं इस तरह का सवाल, तो इस तरह का जो सवाल आएगा हम इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम सवाल को गौर से पढ़ें, क्या चीज़ बोला जा रहा है, P को जब हम 10 से घटाते हैं तब यह इसका 75% होता है। तो यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यह चीज़ 75% हो गई, तो इसका मतलब कितना घटा, 25% घटा, और यहाँ घट कितना रहा है, 10 से घटा रहे हैं, यानी यही 25% का वैल्यू जो है वो कितना दिया गया, 10 दिया गया है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, यानी इधर 4 से गुना किए तो इधर भी हम 4 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जैसे एक सवाल और लेते हैं, जैसे हम ये सवाल ले लेते हैं, 8 नंबर सवाल ले लेते हैं, P में से 12 को घटाते हैं तब ये इसका 70% हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और यह 70% हो रही है, तो इसका मतलब हम 30% कम ही किए। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम 12 घटाए, यानी यहाँ हम 30% कम कर रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं 12 घटा रहे हैं, यानी यही 30% का वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 12/30, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 12/30 गुने 100, यानी 6 से 2 बार में, 6 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी 20 दूना 40 पर, यानी P का जो मान होगा वो
40 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब भी आए हम लोग इसी तरह लॉजिकली बनाएंगे। जैसे यही देखें 7 नंबर देखें कि P में अगर हम 40 घटाते तब ये इसका 80% हो जाता है। अगर 80% हो रहा है अगर, तो इसका मतलब हम लोग 20% कम कर रहे हैं, और कम कितना कर रहे हैं, 40 कम कर रहे हैं। यही 20% का वैल्यू 40, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। इसका जो आंसर होगा वो 200 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये जो सवाल है आज का हम लोग सबसे बेस्ट सवाल इसको मानते हैं, क्योंकि इस सवाल को हम लोग अभी जैसे बनाएंगे उसी तरीके से हम लोग को ये बाकी के चैप्टर यानी प्रॉफिट लॉस में भी वही चीज़ यूज करना है, और बाकी जितना भी चैप्टर आता है हो सकता है कभी कभी मेंसुरेशन में भी इस ट्रिक को यूज करना पड़े। तो इस तरह का सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे वो अभी देखते हैं। अभी इसमें कुछ नया चीज़ हम लोग सीखेंगे। जैसे इसमें क्या बोला है कि 7/12 जो है वो 35/36 का कितना प्रतिशत है। अगर हम बोले कि 10 जो है वो 15 का 10 जो है 15 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या करना है, जिस जो वस्तु का हमें मान निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे 10 बोला है ना, 10-15 का कितना परसेंट है, तो 10 को ऊपर लिखेंगे। जिसके सापेक्ष में बोला जाए यानी जिससे तुलना किया जाए उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो यहाँ बोला 15 का, यानी 15 के सापेक्ष में बोला है 10 कितना प्रतिशत है, तो यानी 15 को हम लोग नीचे लिखेंगे गुना 100, यानी 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, यानी 200/3, यानी जो 200/3% है। यानी 10 जो है वो 15 का कितना प्रतिशत है, 200/3% है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें कि 10 जो है वो 15 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, 10 जो है 15 से कितना कम है, 5 कम है। 10 जो है 15 से कितना कम है, 5 कम है। कितना से, यानी किसके सापेक्ष में 5 कम है, तो 15 के सापेक्ष में 5 कम है, तो 15 को नीचे लिखेंगे। यानी जिसके सापेक्ष में, यानी जिससे तुलना किया जाए उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है 10 15 से कितना कम है, तो कितना कम है 5, तो 5 को ऊपर लिखेंगे। किसके सापेक्ष में, 15 के सापेक्ष में, तो 15 को नीचे गुना 100, यानी 5 से ये 3 बार में, यानी 100/3% कम है। ठीक है, यहाँ पे जब कम का बात करेंगे तभी हम नीचे कम करेंगे। अगर यहीं पे एक सवाल और बन जाता है, अगर यहीं पे एक सवाल देखें, अगर बोले कि 10 से 15 कितना अधिक है, 10 से जो 15 है वो कितना अधिक है। यहाँ पे था 10 15 से कितना कम है। अब जो सवाल आ गया 10 से 15 कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 5 अधिक है। यानी 10 से जो 15 है वो कितना अधिक है, 5 अधिक है। किसके तुलना में 5 अधिक है, 10 के तुलना में, तो यहाँ 10 नीचे आएगा। जिसके तुलना में बढ़ेगा या घटेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। यानी जिसके सापेक्ष में बात किया जाएगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यानी 10 से 15 जो कितना अधिक है वो 50% अधिक है। ठीक है, यहाँ पे 15 आया और यहाँ पे 10 आया, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जिससे तुलना किया जाए उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अगर इस तरह का सवाल आगे भी आता है तो हम लोग आगे भी बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इस सवाल पे फोकस करते हैं। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि 7/12 जो है वो 35/36 का कितना प्रतिशत है ना। जिसके सापेक्ष में बोला है उसको नीचे लिखते हैं। यहाँ पे 35/36 का बोला है, तो 35/36 को हम लोग नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत लाना है तो 100 करेंगे। यहाँ पे कितना कम या ज़्यादा बोलता तब हम अंतर लिखते ऊपर में। यहाँ पे कम या ज़्यादा तो नहीं बोल रहा है, यहाँ पे सीधा पूछ रहा है जो 7/12 हो वो 35/36 का कितना प्रतिशत है। तो यानी 7/12, और ये किसके सापेक्ष में बोला जा रहा है, 35/36 के गुना 100। यानी अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो 7/12 गुने 36/35, यानी ये जो भागा में है, भागा को गुना बदलेंगे तो ये उलट जाएगा, गुने 100। यानी 12 से 3 बार में, 7 से 5 बार में, और 5 से 20 बार में, तो 20 दिया 7% है। ठीक है,
ये तो इसका बेसिक सा तरीका हुआ। हम जो मेन बताने का जो मकसद था वो क्या था, देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत आप या तो वास्तविक यानी रियल वैल्यू से लाइए या फिर अनुपातिक वैल्यू से लाइए। अनुपातिक वैल्यू से दोनों बराबर आता है। परसेंटेज या तो रियल वैल्यू से लाइए या फिर अनुपातिक वैल्यू से लाइए, दोनों प्रतिशत जो है वो आपस में बराबर ही होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, 7/12 जो है वो 35/36 का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले अनुपातिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 12 से ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 7 से ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में। और ये 3 जो है उधर जाएगा, यानी 3:5 ये हो जाएगा। अब हम इस सवाल को बोल सकते हैं 3 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है। जैसे 7/12 35/36 का कितना प्रतिशत है, उसी तरह से हम बोल सकते हैं 3 5 का कितना प्रतिशत है। तो यानी 3 को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि 3 का बात किया यानी जो बात किया जाएगा, जिसके बारे में बात किया जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे। यानी 3 5 का कितना 3 के बारे में बोला जाए तो 3 को ऊपर, किससे 5 का न बोल रहा है, यानी 5 की तुलना में बोला जा रहा है ना, तो 5 को नीचे लिखेंगे गुने 100, यानी 5 से कितना बार में, 20 बार में, यानी 20 60% होगा। यानी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, ये चीज़ आपको बहुत काम देगा आगे जब हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ जो है बहुत काम देगा। जो प्रतिशत है वो या तो रियल वैल्यू से निकालिए या फिर अनुपातिक वैल्यू से निकालिए, आंसर सेम आने वाला है। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखिए, 25/36 जो है 5/6 का कितना प्रतिशत है। तो पहले हम इसका रियल वैल्यू से नहीं निकाल के अनुपातिक वैल्यू से निकालते हैं। यानी 25/36 जो है वो 5/6 का कितना प्रतिशत है। पहले इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 5 से 5 बार में और ये 6 से 6 बार में, यानी इस दोनों का जो अनुपात होगा 5 अनुपात ये 6 उधर जाएगा, तो यानी 6। अब हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे 25/36 5/6 का कितना प्रतिशत है, उसी तरह से हम बोल सकते हैं 5 6 का कितना प्रतिशत है। यानी 6 से हम तुलना करें तो 6 को नीचे लिखेंगे, 5 को ऊपर, 5 6 का कितना प्रतिशत है, हाँ ठीक है, गुना 100, तो कितना जाएगा, 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 50 बार में, यानी 250/3% होगा। यानी इसका आंसर सुधार करके लिखना है कि 250 ये 120% नहीं होके 250/3% इसका आंसर होगा। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम ये 11 नंबर सवाल लेते हैं, बाकी 10 नंबर सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे इसमें क्या बोला, 22/75 है वो 11/15 का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले अनुपात में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी 15 से ये 5 बार में, 11 से ये 2 बार में, यानी जो इस संख्या का अनुपात आएगा 2:5। अब हम ये बोल सकते हैं 2 5 का कितना प्रतिशत है। जैसे हमें सवाल पूछा गया था 22/75 11/15 का कितना प्रतिशत है, उसी तरह से हम बोल सकते हैं 2 5 का कितना परसेंट है। तो यानी 2 जो है वो 5 के सापेक्ष में बोला जा रहा है, तो 5 को नीचे लिखेंगे गुने 100, यानी 5 से कितना बार में कटेगा, 20 बार में, यानी 20 दूना 40% है। यानी इसका जो आंसर होगा वो 40% आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो परसेंटेज होगा वो तो रियल वैल्यू से निकालें या फिर अनुपातिक वैल्यू से निकालें, आंसर दोनों ही स्थिति में सेम आने वाला है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या देगी, जो 60 क्विंटल है वो 3 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। जैसे 1 मीट्रिक टन का अगर हम बात करें, 1 मीट्रिक टन वो होता है 1000 kg के बराबर। 1 मीट्रिक टन में क्या होता है, 1000 kg के बराबर। लेकिन यहाँ पे क्विंटल और मीट्रिक टन का बात कर रहे हैं ना, यानी यूनिट को हमेशा सेम रखा जाता है। तो अगर हम ये मीट्रिक टन को अगर हम केजी में बदल रहे हैं तो फिर यूनिट सेम नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको केजी में बदल देते हैं लेकिन यहाँ पे क्विंटल रहेगा ना, तो यूनिट सेम नहीं हो पाएगा। अगर हम 1 मीट्रिक टन का बात करें, 1 मीट्रिक टन का अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्विंटल में बदल जाएगा। केजी को अगर क्विंटल बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो हट जाएगा, यानी 10 क्विंटल हो जाएगा। यानी 1 मीट्रिक टन में कितना हो जाएगा, 10 क्विंटल हो जाएगा, क्योंकि यूनिट को हमेशा सेम रखना है। अब यहाँ पे क्या बोला, जो 60 क्विंटल जो है वो 3 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। यानी 60 जो क्विंटल है वो 3 मीट्रिक टन, यानी जिससे तुलना हम लोग करते हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। 3 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब हम यूनिट को सेम रखेंगे ना, ऊपर 60 क्विंटल है तो नीचे भी क्विंटल में रखना पड़ेगा।
तो ये 3 मीट्रिक टन यानी 1 मीट्रिक टन में 10 कुंटल, तो 3 मीट्रिक टन में 30 कुंटल गुना 100 यानी 30 से ये 2 बार में और 2 से ये 200 को गुना करेंगे तो 200 यानी कितना प्रतिशत है, 200% है। यानी जो 60 कुंटल है वो 3 मीट्रिक टन का 200%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम ये सवाल देखें 25 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, यानी 25 कुंटल का बात कर रहे हैं, 2 मीट्रिक टन यानी यहाँ पे कुंटल है और नीचे मीट्रिक टन है तो उसको भी हम लोग कुंटल में बदलेंगे। तो एक मीट्रिक टन में 10 कुंटल, तो 2 मीट्रिक टन में 20 कुंटल गुना 100। अगर 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 4 बार में और 4 से ये 25 बार में, तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125%, 125% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह 13 नंबर सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग आगे सवाल में आते हैं। क्या बोल रहे हैं, m के तिहाई का n% ज्ञात करें, यानी m का 1/3 का n% ज्ञात करें, n% ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब m का 1/3 का n% यानी प्रतिशत हटाते हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा mn/300, यानी इसका जो आंसर होगा mn/100 नहीं mn/300, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे ये 16 नंबर सवाल देखें, a के 5वें भाग का b% ज्ञात करें, यानी a का 5वां भाग का b% यानी प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे डबल जीरो देना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा ab/500, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ab/mn/500 नहीं ab/500, इसका जो आंसर होगा ab/500, इसका राइट आंसर होगा। ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। जैसे इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले बेसिक जानेंगे, उसके बाद उसका शॉर्टकट भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ए की आय जो है वो बी की आय से 20% कम है, यानी 2 व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। तो जब भी कम या ज़्यादा करना होगा तो हम लोग हमेशा 100 मानेंगे, क्योंकि 100 में अगर हम 20% का वृद्धि करेंगे तो वो 120 हो जाएगा। लेकिन अगर हम मान चलिए कोई भी संख्या अगर हम 20 माने, 20 नहीं, अगर हम कोई भी संख्या 50 माने, अगर हम 20% का वृद्धि करेंगे तो यानी ये संख्या 120% हो जाएगा, यानी 50 का 120% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो कटेगा, यानी 12 पंचे 60, यानी 20% वृद्धि बोलेंगे तो ये इस तरह से इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बी को 100 मानते हैं तो यहाँ पे क्या ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो यानी बी को अगर हम 100 मानते हैं तो ए का आय कितना हो जाएगा 80, ए का 80, यानी ए और बी का जो आय का अनुपात आ गया वो कितना आ गया 20 से 4 बार में और 20 से 5 बार में, यानी 4:5 आ गया। ए और बी का आय का अनुपात 4:5। तो सवाल में क्या चीज़ बोला जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी अधिक प्रतिशत निकालना है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना अधिक है, तो एक अधिक है, किसके तुलना में, ए की तुलना में, यानी 4 की तुलना में ए अधिक है, गुना 100, यानी 4 से कितना बार में कटेगा 25 बार में, यानी इसका जो आंसर होगा 25%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिक से जैसे एक सवाल और देखें, जैसे ये सवाल देखें, ए की आय बी की आय से 25% कम है, अगर हम ए और बी की आय का अनुपात निकालें, बी की आय से 25% कम है ना, तो यानी बी की आय अगर हम 100 मानेंगे तो ए की आय 125 हो जाएगा, यानी इसको अगर हम 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, यानी 5:4 उसके आय का अनुपात आ गया। अब क्या चीज़ बोल रहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी की जो आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम बोलना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 25% कम है, उल्टा लिख लिया गया, यहाँ पे 25% कम है, तो इसका मतलब बी की आय जो है वो 75 हो जाएगा। अगर बी की आय 100 है तो ए की आय 25% कम है तो 75 हो जाएगा, तो यानी 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, यानी उसके आय का जो अनुपात है वो 3:4 आ गया। अब क्या चीज़ बोला जा रहा है कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी की जो आय 4 है वो 3 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, एक किसके सापेक्ष में, 3 से बोला जा रहा है, तो 3 के सापेक्ष में गुना 100, यानी 33.1/3% अधिक,
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ देखें ये सवाल सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये 19 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, एम की आय एन की आय से 16.23% कम है। अगर हम एम की आय एन की आय से 16.23% कम है अगर हम लेते हैं तो 16 × 48 तो 50/3%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो ये 300 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझें कि यानी अगर एन की आय को हम 300 मानेंगे तो एम की आय 300 में से 50 कम है, इसका मतलब ये 250 हो जाएगा, उसके आय का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, यानी एम की आय जो बोला जा रहा है, एम की आय एन की आय से 50/3% कम है, तो 50/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50/300 प्रतिशत हटाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर एन की आय 50 होगा तो एम की आय उस 300 होगा, एम की आय एन की आय 300 होगा तो एम का जो आय होगा उससे 50 कम यानी 250 हो जाएगा। उसके आय का अनुपात जो आया वो 50 से 5 बार में, 50 से 6 बार में, यानी 5:6 आ गया। अब क्या चीज़ बोला, एन की आय एम की आय से कितना अधिक है, यानी ये जो है 5 से कितना अधिक है, तो एक अधिक है कितना से, 5 से गुना 100 यानी 20% अधिक है, यानी इसका जो आंसर होगा वो 20% हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल हम लोग ऐसे अगर हम बनाते हैं तो बहुत ही ईजी वे में, और ये हमें कॉन्सेप्चुअल तरीके से बनता है। लेकिन एक इसका ट्रिक भी आता है, वो भी बता देते हैं। इसका एक जो ट्रिक आता है वो भी बता देते हैं। जैसे अगर बोला जाए, अगर हम बोला जाए कि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय से 1% अधिक है, एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय से 1% अधिक है, तो दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति से कितना कम होगा, तो इसको क्या करना है, A/100 + A, यहाँ पे अधिक बोला जा रहा है तो 100 + A × 100। ठीक है, अब इस सवाल के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर ये बोला जाए एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय से 1% कम है, 1% कम है, तो दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति की आय से कितना अधिक होगा, यानी ये कम है तो यहाँ पे लिखना है A/100 - A × 100, यानी इतना अधिक होगा। ठीक है, जैसे ये सवाल देखें, इसमें क्या बोला जा रहा है कि A की आय B की आय से 20% कम है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, A% कम है, 20% का मतलब क्या, A% कम है, तो B की आय A से कितना अधिक है, यानी अधिक निकालना है तो क्या करना है, एक बदले में 20 बट्टा, यहाँ पे कम बोला गया था ना, तो 20/100 में से 20 घटाएंगे तो 80 × 100, यानी A/100 - A, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 × 100, यानी 20 से ये 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, यानी कितना अधिक है, 25% अधिक, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सेम ही आना है, लेकिन ये ट्रिक है, लेकिन वो जो है वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में कुछ आगे भी देखते हैं। इसमें क्या है कि जब एक संख्या x का 75% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या अपनी वास्तविक मान का 150% हो जाएगा। यानी कोई संख्या x है, जब इसका हम 75% का हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई संख्या x है और इसका जो 75% का हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं, 3/4। हम लोग हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। 75%, एक संख्या का 75% यानी एक संख्या x का 3/4 दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है। जब हम y में जोड़ते हैं तब दूसरी संख्या अपने वास्तविक मान का 150% हो जाता है, यानी तब जो ये y है अपने वास्तविक मान का 150% हो जाता है। तो 150% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2, यानी 150% 150/100 करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब ये y को हम इधर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3/4y बराबर 3/4x ना, 3/4x बराबर ये y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2y और 3y, यानी y/2 हो जाएगा, y/2, यानी 2 से ये 2 बार में, यानी x/y, यानी ये y नीचे कट के चला जाएगा, ये 2 ऊपर और ये 3 नीचे, यानी x/y जो है वो 2/3 आ गया।
ये इसका मतलब एक्स वाई का जो अनुपात आ गया 2:3, यानी एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू 3। तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सत्य है, यानी वाई बड़ा है एक्स से, तो यानी वाई एक्स से बड़ा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे एक सवाल और देखते हैं हम लोग, जैसे जब एक संख्या x का 60% यानी 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन 3/5। शॉर्ट फॉर्म हमेशा यूज करेंगे, 20 से 3 बार में, 20 से 100 5 बार में। जब दूसरी संख्या हम लोग y में जोड़ते हैं, जब हम दूसरी संख्या y में जोड़ते हैं तब जो दूसरी संख्या अपने वास्तविक मान का 150% रहता है। यानी जब दूसरी संख्या y जो है अगर 150% होता है इसका मतलब वो 3/2 हो रहा है। 150% का जो शॉर्ट फॉर्म होगा 3/2, यानी x का 3/5 जो होगा वो y का, यानी 3/2 में से ये y घटेगा तो यानी 1/2 बचेगा। यानी x अपॉन जो y आया वो ये 5 ऊपर और ये 3 नीचे आएगा, 2 पहले से था, यानी 3 गुना 6, यानी x और y का जो अनुपातिक मान आया वो 5:6। इसका मतलब x अगर 5 है तो y कितना हो जाएगा 6। तो कौन बड़ा है, y बड़ा है, यानी x जो है y जो है वो x से बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो आंसर होगा x छोटा है y से, यानी y बड़ा है x से। बाकी ये दोनों सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे एक वॉशिंग मशीन जो 3 वर्ष पुरानी है जिसकी कीमत अभी 10,290 रुपये है, यदि 12.5% की दर से अवमूल्यन हुआ तो मशीन का वास्तविक कीमत क्या था। अब देखिए यहाँ पे 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 25/2 अब प्रतिशत को हटाएंगे तो डबल जीरो नीचे आएगा, यानी 1/8। 1/8 का अवमूल्यन, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मशीन का दाम 8 रुपया था तो 1 रुपया का अवमूल्यन होता गया। तो मशीन का दाम हम लोग, वास्तविक कीमत 100 रुपया था, अगर 8 रुपये में 1 रुपया अवमूल्यन होता गया तो वह मशीन का कीमत कितना बच जाएगा, 8 रुपये में 7 रुपया बच जाएगा मशीन का कीमत। फिर दूसरा साल भी 1/8 का अवमूल्यन होगा तो 7/8 बच जाएगा। तीसरा साल भी वही 1/8 का अवमूल्यन होगा तो 7/8 बच जाएगा। और ये जो रुपया का बच के कितना हो रहा है, 10,290। अगर हम 7 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, यानी 7 से ये 7 चौका 28, 7 49, यानी 1470। फिर ये 7 से काटेंगे तो 21 बार में, और फिर ये 7 से काटेंगे तो ये 30 बार में। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 512 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 12 × 36, 5 × 15, यानी 1536 जीरो, यानी x का जो मान होगा वो 1536 जीरो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीका का सवाल जब भी आए तो हम फ्रैक्शन वैल्यू यानी प्रतिशत वैल्यू जब भी दें वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू मान के सवाल को बनाएंगे। अब जैसे ये सवाल देखें, एक वॉशिंग मशीन जो 2 वर्ष पुरानी है जिनकी कीमत अभी 8100 रुपया है, 10% की दर से अवमूल्यन हुआ था तो मशीन का वास्तविक कीमत क्या था। यानी मशीन का वास्तविक कीमत हम लोग x मानते हैं। अगर 10% का अवमूल्यन हुआ तो इसका मतलब वो मशीन का कीमत 90% बच गया। 90% का जो शॉर्ट फॉर्म होता है 9/10, यानी पहला साल अगर 10% अवमूल्यन हुआ तो 9/10 बचा। अगला साल भी अगर 9/10 बचेगा, 10% का अगर अवमूल्यन होगा, और ये बच के दाम कितना हो रहा है, 8100 हो रहा है। यानी 9 9 81, यानी ये 100 बार में कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 × 0 × 0 यानी 1000। 1 पे 4 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे, 1 1 2 जीरो यहाँ पे 4 जीरो, यानी इसका जो आंसर होगा वो 10,000 इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये 27 नंबर सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक वर्ग की एक भुजा मापते समय 4% अतिरिक्त की गलती हो जाती है तो क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह का सवाल बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ के बारे में जानेंगे। उस बेसिक चीज़ को जान के तब हम इस तरह का सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर किसी चीज़ में 1% का वृद्धि होता है और दूसरे चीज़ में 20% का वृद्धि होता है तो इसका जो प्रभावी वृद्धि होगा ये 1% और 20%, यानी ये दोनों का जो प्रभावी वृद्धि होगा, यानी प्रभावी वृद्धि यानी एकल वृद्धि
प्रभावी वृद्धि, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, a गुने बी बट्टा 100। ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी एक चीज़ में a% का वृद्धि हो रहा है और दूसरा चीज़ में b% का वृद्धि हो रहा है, तो ओवरऑल यानी जो उस दोनों वृद्धि का एक वृद्धि यानी प्रभावी वृद्धि होगा वो a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। ठीक है, अगर किसी चीज़ में a% का वृद्धि हो रहा है और फिर किसी दूसरी चीज़ में b% का कमी हो रहा है, b% का कमी, तब जो प्रभावी वृद्धि होगा, प्रभावी वृद्धि या कमी, इस स्थिति में वृद्धि भी हो सकता है और कमी भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। वो जो प्रभावी वृद्धि या कमी होगा, a% का वृद्धि का मतलब क्या होता है प्लस a, और b% कमी का मतलब क्या होता है माइनस b। कमी का मतलब माइनस और वृद्धि का मतलब प्लस, यानी a% वृद्धि मतलब प्लस a और b% कमी मतलब माइनस b। और यहाँ पे जो साइन आएगा वो इस दोनों साइन का मल्टीपल आएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी बटा 100, तो यानी प्लस ए गुने माइनस बी, तो माइनस हो जाएगा प्लस गुने माइनस माइनस ए बी बटा 100। यानी अगर हमें किसी चीज़ में a% का वृद्धि और b% का कमी करना पड़े, तब जो प्रभावी वृद्धि या कमी होगा वो a प्लस ए माइनस बी और माइनस ए गुने बी बटा 100। अगर आंसर माइनस में आता है तो इसका मतलब उसमें कमी होगा, अगर इसको सॉल्व करने के बाद प्लस में आता है तो इसका मतलब वो उसमें वृद्धि होगा। ठीक है, बाकी हम सवाल के माध्यम से आगे समझेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में इतना समझ रहे हैं। अगर दोनों बार a% का कमी और अगली बार b% का कमी हो जाए, a% का कमी पहली बार a%, अगली बार b% का कमी हो जाए, तब जो प्रभावी कमी होगा, इस स्थिति में हमेशा कमी होगा, क्योंकि जब दोनों बार आप कमी कर रहे हैं तो इस स्थिति में हमेशा कमी होगा। और कमी कितना, a% कमी मतलब माइनस ए और ये b% कमी मतलब माइनस बी, और यहाँ पे जो साइन आता है इस दोनों का मल्टीपल, तो यानी माइनस गुने माइनस प्लस एक बी बट्टा 100। तो बहुत सारे बुक में क्या किया जाता है ना, एक मिनट, जैसे बहुत सारे बुक में क्या किया जाता है ना कि जैसे इसमें जो ये जो फार्मूला है इसमें माइनस को कॉमन ले लिया जाता है। अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100, ये बचेगा। तो और माइनस का मतलब क्या होता है कि कमी, इस स्थिति में हमेशा कमी होता है और उसका जो फार्मूला होता है वो a प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100 उसका बना दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन हमें ये फार्मूला को ध्यान रखेंगे, आगे जब हम सवाल यूज करेंगे तब हम लोग इस सवाल को अच्छे से समझेंगे, आगे जब सवाल आएगा। तो उसी तरीके से अगर भुजा में 4% का गलती हुआ है, 4% का गलती, तो क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल क्या होता है, वो भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी इसका मतलब अगर भुजा में एक बार गलती होगा तो क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर, यानी 2 बार भुजा आता है तो 2 बार गलती होगा, और 2 गलती का एक गलती क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, यानी दोनों बार ए बी के बदले में 4 ही लेंगे, यानी 4 प्लस 4 गुने 4 बट्टा 100, यानी 4 4 8 ये हो जाएगा। अब प्लस यानी 16 बट्टा 100 यानी 0.16 कर सकते हैं, यानी 8.16 का त्रुटि होगा, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे बी ए बी दोनों को सेम ही है, यानी पहला बार 4% का त्रुटि हो तो अगला बार भी 4% का त्रुटि होगा ना, तो इसीलिए ए बी को सेम ही रख दिया गया है। जैसे एक सवाल और लेते हैं, जैसे अगर हम एक भुजा को मापते समय 10% गलती की तो क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ए गुना ए। अगर हम भुजा में एक बार गलती करेंगे तो क्षेत्रफल में 2 बार गलती होगा, और 2 गलती का एक गलती क्या होता है, a प्लस बी, यानी दोनों का जो प्रभावी गलती होगा a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, यानी एक बदले में क्या 10, यानी 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100, यानी ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, और 10 10 20 अब प्लस 1 यानी 21, यानी जो प्रभावी कमी त्रुटि होगा, क्षेत्रफल में जो त्रुटि होगा वो 21% का हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो 31 नंबर सवाल है वो खुद से प्रैक्टिस करना है, और भी सवाल हम लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। जिस अब नेक्स्ट सवाल देते हैं, घनाभ की प्रत्येक भुजा में 20% का वृद्धि कर दी जाती है तो संपूर्ण क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। यानी घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, यहाँ पे घनाभ ने इसको घन ही मान लेते। ठीक है, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²
6a²। यानी अगर हम भुजा में एक बार वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में भुजा का 2 बार प्रयोग किया गया है, तो यानी 2 बार वृद्धि हो जाएगा। और 2 वृद्धि का एक वृद्धि हम लोग क्या बोले थे, a + b + ab/100। तो यहाँ पे a के बदले में भी 20 है और b के बदले में भी 20 है, तो यानी 20 + 20 + 20 × 20/100, यानी ये 00 से 00 कट जाएगा, यानी 20 20 40 आप +2 दूना 4 44, यानी जो 44% का वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल एक देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक घनाभ की प्रत्येक भुजा में अगर 10% का वृद्धि करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण, यहाँ पे घनाभ को इग्नोर कर दीजिए, घन ही लेकर चलते हैं। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², यानी 6 × a। अगर हम भुजा में एक बार वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में 2 बार वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ना भुजा का प्रयोग किया गया है। और 2 वृद्धि का एक वृद्धि क्या होता है, a + b + a × b/100। यहाँ पे a के बदले में भी 10 है और b के बदले में 10, यानी 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी 10, ये 00 से 00 कट जाएगा, यानी 10 + 10 20 आप +1 21% का जो होगा वो वृद्धि हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो 21% होगा। बाकी जो 33 और 34 नंबर सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब जैसे इस सवाल में देखें कि त्रिभुज की ऊंचाई में 20% का बढ़ाया गया, बताए कि आधार कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, उसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें 56% का वृद्धि होगी। जैसे अगर हम ऊंचाई में 20% वृद्धि किए और आधार में हम लोग मान लेते हैं कि x% वृद्धि किए। अगर हम ऊंचाई में 20% वृद्धि किए और आधार में x% वृद्धि करेंगे तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा, टोटल जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि वो कितना हो जाएगा, 20 + x + 20 × x/100। अगर हम आधार में 20 का वृद्धि करेंगे और ऊंचाई में हम मान लिए कि x का वृद्धि करेंगे, x% का वृद्धि कर रहे हैं, तो ओवरऑल वृद्धि क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, 20 + x + 20 × x/100। और क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो रहा है, 56 का वृद्धि हो रहा है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 56 के बराबर हो जाएगा ना। यानी 20 से ये 5 बार में, और ये 20 अगर उधर माइनस होगा तो यानी ये x प्लस यहाँ पे x + x/5 यानी 6x/5 इजकल टू कितना हो जाएगा, ये 20 इधर माइनस होगा तो 36, यानी 6 से ये 6 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30% का वृद्धि आधार में करना पड़ेगा। अब एक और सवाल देखते हैं, जिससे इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि किए, बताए कि आधार में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि x% का वृद्धि करना पड़ेगा। अगर हम x% का वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में ऊंचाई में 10% और आधार में x% का वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो जाएगा, 10 + x + 10 × x/100। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी ये जो क्षेत्रफल में टोटल ओवरऑल कितना वृद्धि हो रहा है, 32, तो यानी 32 के बराबर हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 10 उधर जाएगा तो ये 22 हो जाएगा, इजिकल टू यानी x + x/10 यानी 11/10, 11/10x, यहाँ पे x + x/10 यानी 11x/10 हो जाएगा, यानी ये 11 से 2 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20% का वृद्धि करना पड़ेगा। बाकी ये 36 नंबर और 37 नंबर सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। अब जैसे नेक्स्ट सवाल आया, एक वर्ग की एक भुजा में अगर हम 10% का कमी कर दें तो उस वर्ग के विकर्ण में कितना प्रतिशत का कमी होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण भुजा गुने √2 यानी a गुने √2, यानी वर्ग के विकर्ण में भुजा कितना बार प्रयोग किया गया है, एक ही बार प्रयोग किया गया है। अगर हम भुजा में 10% का वृद्धि करेंगे तो विकर्ण में भी क्या होगा, 10% का ही वृद्धि होगा, क्योंकि हम विकर्ण में एक ही बार प्रयोग किए हैं भुजा को। अगर यही क्षेत्रफल का बात करता तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा² यानी भुजा गुने भुजा। अगर हम वर्ग में भुजा में अगर हम एक बार चेंज करते हैं, 10% कमी या 10% वृद्धि करते हैं, तो क्षेत्रफल में 2 बार भुजा आता है, तो यानी क्षेत्रफल में 2 कमी आता, और 2 कमी का तब हम लोग प्रभावी कमी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे विकर्ण में बात करें तो विकर्ण में भुजा एक ही बार प्रयोग करते हैं, भुजा का प्रयोग एक ही बार होता है। तो अगर हम
भुजा में अगर हम 10% वृद्धि करेंगे तो विकर्ण में भी 10% का ही वृद्धि होगा। अगर भुजा में हम 10% कमी करेंगे तो विकर्ण में भी 10% का कमी होगा, क्योंकि विकर्ण में भुजा एक ही बार प्रयोग किया जाता है। सेम उसी तरह सवाल है, किसी वर्ग की एक भुजा में 20% का कमी कर दे तो उस वर्ग के विकर्ण में कितने प्रतिशत का कमी आएगा। तो विकर्ण में भी यहाँ पे कितना का कमी आएगा, 20% का ही कमी आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखें कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 20, 30 और 40 मीटर हैं। यदि उसके प्रत्येक भुजा में 50% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगर एक चीज़ अगर हम देखें कि अगर हम आधार में भी 50% का वृद्धि कर दें और ऊंचाई में भी 50% का वृद्धि कर दें, यानी आधार में हम अलग से 50% वृद्धि करें, ऊंचाई में अलग 50% का वृद्धि करें, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधार और ऊंचाई दोनों आता है, यानी इसका मतलब हमें 2 बार कमी होगा। एक बार आधार के कारण कमी हो जाएगा और एक बार ऊंचाई के कारण कमी होगा। तो अगर हम सभी भुजा में 50% का वृद्धि कर रहे हैं, 50% की वृद्धि, इसका मतलब आधार में भी 50% की वृद्धि होगा, ऊंचाई में भी 50% की वृद्धि होगा, यानी 2 बार वृद्धि होगा। और 2 वृद्धि का जो एकल वृद्धि होता है, यानी जो प्रभावी वृद्धि होता है, प्रभावी वृद्धि, यानी हम ये कह सकते हैं इसको, जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, प्रभावी वृद्धि या क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वो कितना हो जाएगा, 50 + 50 + 50 गुने 50/100, यानी 1 डबल जो कर जाएगा तो 50 50 100 और प्लस 25 25, यानी 125% का वृद्धि हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हम एक चीज़ देख लेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल में बोला जा रहा है ना कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, यानी आधार में भी 50% वृद्धि करें, ऊंचाई में भी 50% वृद्धि करें, तो यानी दोनों वृद्धि का जो प्रभावी वृद्धि होगा, यानी जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वो a + b + ab/100, यानी इसमें भी 50, एक वाले में 50 और बी के वाले में 50 है, और इस तरह से हम निकालेंगे तो 125% इसका राइट आंसर होगा। अब सेम इसी तरह से ये सवाल देख लें कि 3 भुजा 10, 20 और 40 दिया गया है। ये तो उसकी प्रत्येक भुजा में 20% का वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा। सेम उसी तरह से अगर 2 बार वृद्धि होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 20 + 20 गुने 20/100, यानी ये डबल जीरो कट गए, तो यानी 20 20 40 अब +2 दूना 4, यानी 44% का वृद्धि होगा। देखिए हम बेसिक चीज़ बता देते हैं। बेसिक चीज़ के बाद क्या होगा कि अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद इसका शॉर्ट समझ जाइएगा, यानी खुद इसका सारा चीज़ शॉर्ट समझ जाएगा और खुद से शॉर्ट बनाने लगेगा। लेकिन बेसिक चीज़ जब जानकारी रहेगा तभी आप इसका शॉर्ट बना सकते हैं। अब जैसे ये सवाल देखें, एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 30% का कमी कर दी जाए तो मूल घनाभ और नए घनाभ का आयतन का अनुपात क्या होगा। जैसे यहाँ पे अनुपात का बात कर दिया गया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग 10 10 10 मान लेते हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसको हम क्या मान लें, 10 10 10 मान लेते हैं। ठीक है, 10 इसलिए माने ना, अगर आप चाहे तो 100 भी मान सकते हैं, लेकिन हमें वैसा संख्या मानना है कि हमें 10%, 20% और 30% कमी करने में हमें सुविधा हो। ठीक है, तो अगर हम मूल घनाभ का लंबाई 10, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 10 माने तो जो इसका आयतन होगा मूल घनाभ का वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 1000 हो जाएगा। अगर हम मूल घनाभ में 10%, यानी लंबाई में अगर हम 10% कमी कर दें तो जो नया घनाभ बनेगा उसका लंबाई कितना हो जाएगा, 10 का 10% कितना होता है, 1। अगर हम 1 का कमी कर देंगे तो इसका मतलब नया घनाभ का जो लंबाई होगा वो 9 होगा। अगर चौड़ाई में हम 20% का कमी कर देंगे तो 10 का 20% कितना होता है, 2। अगर हम 2 का कमी करेंगे तो इसका मतलब जो चौड़ाई होगा वो 8 हो जाएगा। अगर हम ऊंचाई में 30% का कमी कर देंगे तो 10 का, पहले ऊंचाई 10 था, अगर हम इसका 30% निकालें तो कितना हो जाता है, यानी ये 3 होता है, 10 का 30% 3, यानी अगर हम 3 का कमी करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। या फिर आप इस, जैसे अगर हमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो ऊंचाई में अगर 30% का कमी करेंगे
ऊंचाई पहले 10 था, अगर हम 30% कमी करेंगे तो 70% हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 70% भी निकाल सकते हैं 100 में से घटा के, यानी 7 आएगा। या फिर आप 10 का 30% निकालेंगे तो कितना होगा 3। फिर हम क्या करेंगे 10 का 30% यानी 3 निकाल के 10 में से घटा सकते हैं। तो दोनों तरीके से जो ऊंचाई होगा वो आ जाएगा। तो जो नया घनाभ का आयतन होगा कितना हो जाएगा, ये 9 8 72 गुने 7 यानी 7 दूना 14, 7 49 1 50 यानी 504। नया घनाभ का जो आयतन आएगा वो 504 आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, दोनों घनाभ के आयतन का अनुपात पूछा है ना। तो नया घनाभ का जो आयतन आया वो 504 आया और मूल घनाभ का जो आयतन था वो 1000 था। अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 4 से 250 बार में कटेगा और ये 4 से कितना बार में कटेगा, 126 बार में कटेगा। फिर अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 125 बार में कटेगा और 2 से ये 63 बार में कटेगा। यानी इसका जो अनुपात आएगा 125:63। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। ये सवाल जैसे अभी जिस तरीके से हम लोग इस सवाल को बनाए उसी तरीके से इस सवाल को भी बना लेना है। फिर सेम उसी तरह के ये तीनों सवाल भी हैं। तो एक सवाल हम इसको बना देते हैं, फिर बाकी 3 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे इसमें क्या बोला, एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 20% और 40% और 25% कमी कर दी जाए। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, लंबाई को 10 मान लेते हैं, चौड़ाई को 10 मान लेते हैं और ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो जो इसका आयतन होगा 10 × 10 × 100 हो जाएगा। ये मूल घनाभ का आयतन। मूल घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये मूल घनाभ का आयतन आ गया। अब क्या, जो नया घनाभ है, नया घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाल लेते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर हम लंबाई में 20% का कमी करेंगे तो 10 का 80% बच जाएगा और 10 का 80% कितना होगा, 8, यानी लंबाई 8 आ गया। अगर हम चौड़ाई में 40% का कमी करेंगे, यानी 10 में अगर हम 40% कमी करेंगे तो ये 60% बच जाएगा और 10 का 60% कितना होता है, 6, यानी चौड़ाई 6 हो जाएगा। अगर ऊंचाई में हम 25% का कमी करेंगे तो ऊंचाई हम लोग 100 माने थे, अगर 100 में 25% कमी करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। इसको 100 क्यों माने, अगर हम 10 मानते हैं 10 तो इसका 25% जो है वो पॉइंट में आ जाएगा और हमें क्या करना है, हमेशा पॉइंट से बचना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका जो ऊंचाई है वो 100 माने हैं। तो इसका जो ऊंचाई होगा, ये जो नया घनाभ होगा उसका आयतन कितना हो जाएगा, 6 × 8 × 75। इसके आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है ना। तो आयतन यानी नया मूल घनाभ का आयतन ये हो गया, नया घनाभ का आयतन ये हो गया, इस दोनों का अनुपात निकालना है। तो 25 से ये 3 बार में और 25 से ये 4 बार में, 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 3 बार में और 4 से ये 2 बार में और 2 से फिर ये 5 बार में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 5 25 और यहाँ पे 3 × 3 9, यानी 25:9 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से सवाल को हम लोग बना सकते हैं ईजी वे में, शॉर्ट वे में। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी ये 3 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।